अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजीज बच्चों, आपको दूसरे लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। दूसरा सेमेस्टर का नहीं बल्कि जो ऑनलाइन लेक्चर रमज़ान के आखिरी अशरे में चल रहे हैं उसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। आज की क्लास के अंदर मज़ीद हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। वो हैं स्ट्रिंग्स और टाइप कास्टिंग। ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन चूंकि एक ही लेक्चर में कवर हो रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, स्ट्रेट अवे अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये स्ट्रिंग की टाइप सी प्लस प्लस में कौन सी। अच्छा, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सी में पढ़ा है, सी लैंग्वेज में, और अभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस में पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बेस होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो जो जो डेटा टाइप्स आपने वहां पढ़े हैं सी में, वो सारे के सारे सी प्लस प्लस में मौजूद है। इसीलिए सी में स्ट्रिंग की दो टाइप्स हैं। एक तो सी स्टाइल ही करेक्टर स्ट्रिंग्स के करेक्टर वेरिएबल का अगर हम एरे बना लें तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो वो तो एज इट इज वैसे ही है जैसे हम सी में यूज करते थे, तो वो तो मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग क्लास पहले से डिफाइन है सी प्लस प्लस में, जिसके ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से भी स्ट्रिंग को डिफाइन किया जा सकता है। मैं दोनों चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, लेकिन पहली वाली चीज पे मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो हमने लास्ट सेमेस्टर में बड़ी डिटेल से स्टडी किया हुआ है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ सी स्टाइल कैरेक्टर एरेस। ठीक है, एक बात हमने पहले से पढ़ी है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा वक्त लूंगा नहीं। सी स्टाइल कैरेक्टर एरेस को भी स्ट्रिंग कहा जाता है। ये कैरेक्टर वेरिएबल की अगर आप एरे बना दें, तो जिस तरह कोई भी एरे होती है उसके इंडेक्स होते हैं, तो इस तरह यहाँ भी इंडेक्स है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर जितने एलिमेंट आपने सेव करने वहां तक जा रहे हैं। और स्ट्रिंग क्योंकि करेक्टर वेरिएबल्स की एरे होती है, इसलिए हर हर एलिमेंट को सेव होने के लिए एक बाइट चाहिए, इसलिए एड्रेसेस में 1 1 का इंक्रीमेंट है। ये बात भी हम पिछले सेमेस्टर में कर चुके हैं। स्ट्रिंग एंड होता है एक नल करेक्टर से, जिसे अगर हम करेक्टर की फॉर्म में लिखें तो /0 कहा जाएगा, और अगर आप उसकी इंटीजर वैल्यू देखें तो हम उसे सिर्फ 0 कहेंगे। ये इसी चीज का एक दूसरा व्यू है, हॉरिजॉन्टल व्यू है, चीज वही है, सेम है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। आप डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका तरीका ये है कि अब डेटा टाइप लिखते हैं CHAR, आप एरे का नाम लिखते हैं सपोज STR, और ब्रैकेट्स लगाते हैं इंडिकेट करने के लिए कि ये एरे है, और फिर आप जो भी स्ट्रिंग आपने लिखना है वो आप इस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपने सी प्लस प्लस सेव किया था, तो आपके पास बॉक्स बन जाएंगे 3, समझे, एक में सी, एक में प्लस, और अगले में भी प्लस, और लास्ट वाला /0 आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये आ जाता है, ये सेव हो जाता है। तो although C++ has 3 characters, the null character /0 is added to the end of the string automatically. ठीक है, तो therefore the total length is 4 characters. ये बात हो गई। यहाँ हमने दरमियान में यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया था इस जगह पे। तो वो साइज ऑटोमेटिकली जो आपने राइट हैंड साइड पे इक्वल टू के लिखा होगा उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा 4। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते वक्त पूरे का पूरा स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखें, आप अलग अलग अल्फाबेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये 3 मेथड यहाँ और जो एक मेथड यहाँ पे बताया, ये चारों मेथड इसको डिक्लेयर करने के हैं। तो जिससे भी आप ज्यादा फीजेबल हो आपको, आप उसको यूज कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल होता है भाई, सी इन और सी आउट इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, एज सिंपल एज दैट। हमने जब इसको सी में पढ़ा था तो हमने इसको प्रिंटफ वगैरह और स्कैनफ वगैरह से बताया था, तो अब हम इसको सी इन सी आउट से कर रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं। तो सपोज आपने एक एक करेक्टर एरे ली है STR के नाम से, और आपने कहा कि उसका साइज होगा 8। अच्छा, यही अगर हम सी में कर रहे होते तो हम हैश डिफाइन मैक्स और 8 कर रहे होते, हैश डिफाइन
लेकिन C++ का स्टाइल कॉन्स्टेंट्स को इस तरीके से करना नहीं है, क्योंकि ये अलाउ है लेकिन हम इस तरह करते नहीं है। हम कॉन्स्ट लिखकर किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट यानी इम्यूटेबल बना देते हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू कांस्टेंट बना देते हैं। तो हमें अगर कोई वैल्यू स्ट्रिंग में यूजर से सेव करानी है तो हम सी इन और फिर वेरिएबल का नाम लिख देंगे और आप जो भी चीज़ देंगे वो सेव हो जाएगी और फिर आप सी आउट करते वक्त उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। दैट्स इट, बहुत इजी। और इस वक्त हमने लास्ट सेमेस्टर में ये कहा था कि गो के ये एरे है लेकिन चूंकि इस एरे का मकसद ये होता है कि सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाए, एक सिंगल एंटिटी कंसिडर की जाए, इसलिए यहाँ पर बगैर लूप के भी हमारे पास लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि इस एरे के अंदर हम बगैर लूप के एलिमेंट्स को सी इन और सी आउट कर सकते हैं। अगर ये इंटीजर की एरे होती तो एक एक एलिमेंट को अलग अलग तरीके से यूजर से इनपुट किया जाता लूप लगाकर और इस तरह ही बारी बारी इसको प्रिंट किया जाता लूप लगाकर। ये बात भी डिस्कस हो चुकी है कि गो के मैक्सिमम साइज 8 है, लेकिन अगर आप उसमें एक 8 से ज्यादा कैरेक्टर्स इंटर करेंगे तो वो आपको एरर नहीं देगा। ये एडजेसेंट बाइट्स के अंदर डाटा सेव करता जाएगा और एट द एंड उस पर स्लैश एन लगा देगा तो ये मैक्सिमम साइज को, जो इसका मैक्सिमम साइज है उसकी केयर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इन्फोर्स करना चाहते हैं कि नहीं भाई मैक्सिमम साइज मैं जितना दूं उतना ही आए, तो आप एक काम कर सकते हैं, सी इन करने से पहले एक स्टेटमेंट लिख दें सी इन डॉट विड्थ, और जितनी विड्थ आप देना चाहें उतनी दे दें। तो मैक्सिमम साइज 8 है, 8वां कैरेक्टर स्लैश 0 होता है, तो टोटल 7 आप अलाउ करना चाह रहे हैं, तो आपने लिख दिया सी इन डॉट विड्थ 7। अब ये होगा कि जैसे ही 7 कैरेक्टर हो जाएंगे उससे अगले वाले वो वेरिएबल को असाइन नहीं करेगा, आप उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। एक और तरीका भी है इसका कि आप सेट विड्थ फंक्शन इस्तेमाल कर लें, सेट डब्ल्यू फंक्शन सी इन करने, सी इन की स्टेटमेंट में ही सी इन करने से पहले, उससे ये होगा कि वो बफर ही 7 बाइट्स का वो करेगा, क्रिएट करेगा। लेकिन याद रखिएगा इसके लिए आपको आईओ मैनिपुलेशन हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी नेट इफेक्ट इन दोनों का सेम है। अच्छा, ये बात भी हमने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस की थी सॉरी, थोड़ी सी तबीयत जो है वो खराब है, गला वगैरह, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, ये बात भी हमने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस की थी कि इनपुट बफर में अगर आपने ये रिस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि भाई सेट विड्थ 7, आपने ज्यादा कैरेक्टर दे दिए तो उसने तो 7 ही एलोकेट करने हैं, लेकिन जो बाकी हैं ये वो डिस्कार्ड नहीं करता, बल्कि ये इनपुट बफर में मौजूद रहते हैं। तो जैसे ही अगला सी इन स्टेटमेंट आती है तो अगले सी इन स्टेटमेंट को ये एलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उसने जब दोबारा और ये जो कि बफर में मौजूद थे, तो जब उसने प्रिंट किया इंटर अ स्ट्रिंग, तो सी इन करते वक्त उसने आप से वैल्यू नहीं ली। देखें यहाँ पर यही जो था इसमें 7 कैरेक्टर्स उसने, नेक्स्ट 7 कैरेक्टर्स, क्योंकि आपने 7 की बिट सेट की हुई है, वो उसने पुट कर दिया। अभी भी बफर में ए बी ए डी मौजूद है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम बफर को एम्प्टी कर दें तो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि सी इन करने से पहले एफ फ्लश stdin कर दें ताकि स्टैंडर्ड इनपुट बफर को वो फ्लश कर दे। लेकिन ये तरीका कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा तरीका ये था कि सी इन डॉट सिंक के इनपुट बफर को अपनी सीन के साथ हम सिंक्रोनाइज कर देंगे, तो वो न्यू यानी बफर को एम्प्टी करके तो नए सिरे से वैल्यूज लेगा। तो नेट इफेक्ट इनका सेम है, लेकिन ये दोनों जो तरीके हैं ये चलते तो हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है। ये स्टैंडर्ड का पार्ट है सी इन डॉट इग्नोर फंक्शन कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी इसमें, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये पोर्टेबल है, ये किसी भी सिस्टम पे काम करेगा। तो आप कहेंगे सी इन डॉट इग्नोर, ये सी इन इग्नोर करेगा न्यूमेरिक लिमिट स्ट्रीम साइज मैक्सिमम स्लैश है, कि जब तक इंटर रीड ना करो तो जो कुछ स्ट्रीम में है सबको फ्लश कर दो और उनको इग्नोर कर दो, उसके बाद से वैल्यू लेना शुरू करना।
तो मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन नेट इफेक्ट यही होगा जो एफ फ्लश का था, ठीक है। लेकिन अमूमन एफ फ्लश भी काम करता है, सीन डॉट सिंक भी काम करता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो यही है। एक बात हमने और डिस्कस की थी कि जो हमारे पास स्कैनफ है, और इस तरह यहाँ पर अभी हम कहेंगे कि सी एन ये स्पेस को इनपुट टर्मिनेटर कंसिडर करता है। तो जब आपने कहा कि इंटर स्ट्रिंग और सी इन, आपने लिखा पी ए के स्पेस जेड आई एन, तो जब आपने स्पेस प्रेस किया तो वो समझता है कि भाई ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट टर्मिनेटर्स हैं वो स्पेस है, स्पेस, इसके अलावा टैब है और इंटर की है। तो इन तीनों में जो भी आएगा वो उसको टर्मिनेटर समझेगा। आप समझेंगे मेरे स्ट्रिंग का पार्ट है स्पेस, लेकिन एक्चुअली वो नहीं समझेगा। ये स्पेस और जेड आई एन ये इनपुट बफर में मौजूद रहेंगे। तो अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हम पूरी लाइन रीड करें, एक सिंगल वर्ड रीड ना करें, तो उसके लिए हमें सी इन डॉट गेट फंक्शन इस्तेमाल करना है, खाली सी इन नहीं। और सी इन तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन सी इन ऑब्जेक्ट के लिए गेट एक मेथड है, तो सी इन डॉट गेट। उसमें हम क्या करेंगे, उसको दो आर्गूमेंट चाहिए। पहला आर्गूमेंट उसको वो वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर आप वैल्यू इंटर करना चाह रहे हैं, और दूसरा उसको चाहिए कि कितने नंबर इनपुट करना चाह, यानी कितने करेक्टर्स इनपुट करना चाह रहे हैं। हमने कहा 6, तो उसने क्या किया, पी ए के स्पेस जेड, ये हो गया 5। तो 1 2 3 4 5 और स्लैश 0 जो हमें दिख नहीं रहा वो छठा करेक्टर, तो एक्चुअली वो 5 अलाउ करेगा। बाकी इनपुट बफर में मौजूद होंगे, वो आप चाहो तो उसको फ्लश कर सकते हो। तो चीज़ें सिंपल इसलिए हैं अभी क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ी हुई है। बस वो सी इन सी आउट था अभी है, और पहले हमने इसको स्कैनफ और प्रिंटफ से पढ़ा है, तो वो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है जो इस तरह अभी हम इसको देख रहे हैं। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स भी आप रीड कर सकते हैं, यही सी इन डॉट गेट फंक्शन है। लेकिन सी इन डॉट गेट फंक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो बस आपका इनपुट खत्म हो जाता है, फिर जितना आपने कहा होता है वो उसको असाइन हो जाता है। जबकि अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आप इसको ज़्यादा चीज़ें दें, आप इसको मज़ीद असाइन करें, और एक लाइन नहीं कई लाइंस आप इसकी जो है वो इंटर कर सकें, तो उस सूरत में आपको एक थर्ड आर्गूमेंट भी देना है। आपने वो करैक्टर देना है जिस पे आपका इनपुट खत्म होगा। अब आपका इनपुट याद रखिएगा इंटर पे खत्म नहीं हो रहा, इंटर पे खत्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इंटर से पहले का करैक्टर चेक करता है कि अगर वो हैश है तो तभी आपका इनपुट खत्म करेगा। तो जब तक आप हैश, जैसे इसने इसने लिखा कि भाई इंटर स्ट्रिंग सी इन डॉट गेट, तो आपने कहा जी ठीक है, आपने कहा दिस इज एन एग्जांपल, फिर आपने इंटर प्रेस किया यहाँ पे, फिर आपने कहा ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, फिर आपने इंटर प्रेस किया, फिर आपने कहा दिस इज द थर्ड लाइन, फिर आपने इंटर प्रेस किया। फिर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग को खत्म कर दे, तो अब आपने हैश दबाया और फिर इंटर प्रेस किया। तो जिस इंटर से पहले हैश होगा उस वक्त ये समझेगा कि आपका इनपुट खत्म हो गया। अब ये 3 लाइंस पूरी की पूरी 3 या 4 लाइंस ये इस स्ट्रिंग के अंदर आ चुकी हैं एसटीआर के अंदर। अब जब उसको प्रिंट करेंगे एट द एंड, तो आप देखेंगे कि 3 लाइंस प्रिंट हो गए। तो मल्टी लाइन इनपुट पॉसिबल है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास सी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर कुछ बने बनाए फंक्शंस हैं जो हमें काफ़ी काम के हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक स्ट्रिंग इनपुट किया पाकिस्तान जिंदाबाद, और चूंकि आपने सी इन डॉट गेट इस्तेमाल किया था तो स्पेस टर्मिनेटर नहीं था, पूरे का पूरा स्ट्रिंग उसने सेव किया, और आप उसको सी आउट करके देख भी सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन strlen फंक्शन होता है कि आप देखें कितने अल्फाबेट्स इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हैं। तो सी पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक स्पेस 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वां असल में स्लैश जीरो है, लेकिन चूंकि वो प्रिंटेबल नहीं है तो इसलिए ये आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्लैश जीरो के बगैर देता है। तो 17 कैरेक्टर्स हैं, एक्चुअली 18 है, लेकिन चूंकि विजिबल 17 है तो इसलिए ये फंक्शन आपको स्लैश जीरो के अलावा जो बाकी स्ट्रिंग है उससे पहले वो सारे का सारे की जो भी लेंथ है, जितने जितने कैरेक्टर उसमें वो आपको देता है। तो
ऑफन ये लूप्स वगैरह में काम आ सकता है, जैसे यहाँ पर हमने इसको लूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, और भी कुछ फंक्शन हम इसको देख लेंगे। आप इसको देख सकते हैं कि एक एक कैरेक्टर वेरिएबल हमने लिया str1 और उसको एज एन एरे हमने डिक्लेयर किया, और हम उसके अंदर सेव कर रहे हैं बहुत सारे अल्फाबेट्स, ओ कैप्टन, माय कैप्टन। अब इसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 24 25 अल्फाबेट्स हैं इसमें। ठीक है, बल्कि और भी हैं, क्योंकि ये आपने इसको स्ट्रिंग को यहाँ पे ख़त्म नहीं किया, सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर हमारे पास जगह कम हो, हम कोई लंबा स्ट्रिंग लिख रहे हैं और हमने उसको अगली लाइन में लेकर जाना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म करके अगली लाइन पे दोबारा से स्ट्रिंग शुरू कर देंगे, तो वो C++ उन दोनों को मिला लेता है। इसलिए आप देखें, जब हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश की है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो वो ये असल में दोनों स्ट्रिंग को मिलाकर एक ही स्ट्रिंग बना देता है। फिर हमने ये तो str के अंदर सेव है। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया str2, और हमने एक लूप चलाया j का 0 से लेकर जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ थी उससे कम तक। मिसाल के तौर पे अगर टोटल करेक्टर है 30, तो चूंकि ये एरे है, इसका इंडेक्स होगा 0 से लेकर 29 तक, तो इसलिए हमने लेस देन स्ट्रिंग लेंथ लिखा, और एक एक अल्फाबेट को हम उसमें कॉपी कर रहे हैं कि 0 लोकेशन पे जो है वो 0 लोकेशन पे कॉपी हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये str1 है और str1, और यहाँ पर हमारे पास कोई str2 है, तो जो 0 लोकेशन पे है वो यहाँ भी 0 लोकेशन में कॉपी हो जाए, जो फर्स्ट लोकेशन में है वो फर्स्ट लोकेशन पे, जो सेकंड पे है वो सेकंड पे, स्पेस आगे सी आगे, तो ये सारा एट द एंड कॉपी हो जाएगा यहाँ तक, डन तक। और लास्ट में हमें /0 ऐड करना जरूरी होगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है लेकिन उसका होना जरूरी है। वो प्रिंट नहीं होगा, जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो तब आपको प्रिंट में नहीं दिखेगा, लेकिन उसका होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये हमने किया कॉपी स्ट्रिंग को थ्रू हार्डवेयर। आपने कहा कि चूंकि ये स्ट्रिंग एक एरे होती है, तो एरे का एक एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है हम दूसरी एरे में कॉपी करते जाते हैं लूप लगाकर। हमारे पास सी स्ट्रिंग हेडर फाइल में स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन मौजूद है, strcpy। अगर आप स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में कॉपी करना चाहते हैं, तो जिसमें कॉपी करना चाहते हैं उसको पहले लिखें, और जिसको कॉपी करना चाहते हैं उसको बाद में लिखें। तो सेम 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 इफेक्ट होगा इसका, तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है इससे। तो हमें थ्रू हार्ड वे इसको कॉपी नहीं करना, ये सिर्फ सिखाने के लिए था। आप इसको थ्रू इजी वे भी कॉपी कर सकते हैं। इसमें आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरेज हो सकती है। मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं कि जिसके अंदर आपके पास अल्फाबेट जो है वो रोज, ये रोज है, और कॉलम्स में सेव होते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। हमने चूंकि वीक के नेम सेव करने हैं, तो हमें टोटल कितनी रोज चाहिए, 0 से लेकर 6 तक, यानी 7 रोज चाहिए। और चूंकि किसी भी वीक डे के मैक्सिमम जो अल्फाबेट्स हैं वो 9 हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग /0, और /0 को इंक्लूड करके 10 हो सकते हैं। तो इसलिए हमने उसकी लेंथ रखी है 10, फ्रॉम 0 to 9 हर रो की। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे हुआ कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टार, वो 2 डायमेंशनल, आपने कहा जी 7 उसके अंदर रोज होंगे और मैक्सिमम उसमें 10 कॉलम्स होंगे, और आपने इस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर दिया। एट द एंड आप उसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करते वक्त याद रखिए गो कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, लेकिन आप इसको सिर्फ एक ही डायमेंशन दे सकते हो। ठीक है, आप इसको सिर्फ जो रोज है वो देना काफी है। तो हर रो को वो पूरे का पूरा, आपको पता है ना कि ये एक स्ट्रिंग पूरे का पूरा बगैर लूप के भी प्रिंट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए लूप की जरूरत नहीं है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने के लिए लूप की जरूरत है। चूंकि 7 स्ट्रिंग प्रिंट करने हैं हमें, तो इसलिए हमने लूप चलाया है डेज तक, 0 से लेस देन 7, और फिर कहा कि हर हर इंडेक्स पे जो भी एरे, जो भी स्ट्रिंग है दैट इज एक्चुअल एन एरे, तो वो सी आउट से बगैर लूप के प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, ये सारा काम यहाँ तक का ये रिवीजन है, इसलिए मैंने इसकी बहुत माइन्यूट डिटेल्स में नहीं गया हूँ। ये सारे का सारा काम वो है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है।
अब हम आते हैं अपनी नई चीज की तरफ कि सी प्लस प्लस किस तरीके से थोड़े आसान वे में स्ट्रिंग्स को हैंडल करता है। तो हमने हमने चूंकि पढ़ ली है क्लासेस और क्लासेस के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, तो समझिएगा कि स्ट्रिंग नाम से एक क्लास सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइंड है जो आपने नहीं बनाई है। तो चूंकि हमें नहीं पता है कि उसकी एक्चुअल कोडिंग क्या हुई है, तो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्शन की मिसाल है। हाँ, आप उसको यूज कर सकते हैं, हम उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो ठीक है, हमें तो अपना काम चलाना है। मैं और ये इसकी सारी डिटेल्स हमारे पास जो रॉबर्ट डफोर की बुक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, तो पेज 302 से 311 के दरमियान मौजूद है। मैंने उसी की एग्जांपल्स को बाज दफ़ा थोड़ी सी अल्ट्रेशन से और बाज दफ़ा वैसे ही आगे अगली स्लाइड में कॉपी करके उसका आउटपुट आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस के अंदर है। ठीक है, और ये कौन सी नेम स्पेस में है? एसटीडी में। आपको इसमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करते वक्त उसका मैक्सिमम साइज बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कुछ चीजें इसमें पहले से ओवरलोड हुई हुई हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे करना है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है। ठीक है। इस्तेमाल कैसे है इसका? आपने अगर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाना है? देखें, आप स्ट्रिंग लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट। स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम। अब अगर आप उसको इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आपको ये चीज की समझ है कि वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसलिए आपको ये बात समझाना आसान है। तो आप वो आर्गुमेंट दे देंगे और उससे क्या हो जाएगा कि S1 स्ट्रिंग को ये असाइन हो जाएगा। और उसका दूसरा तरीका इज इक्वल टू से भी है, तो इसका भी सेम वही इफेक्ट है जो तीसरे का। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो स्ट्रिंग एक एम्प्टी स्ट्रिंग काउंट होगा, उसमें कुछ भी सेव नहीं होगा, इवन स्पेस भी सेव नहीं होगी, दो डबल कोट्स और दरमियान में कुछ भी नहीं। ठीक है। स्ट्रिंग्स को एक दूसरे में कॉपी किया जा सकता है इज इक्वल टू के जरिए। जैसे स्ट्रिंग वन, मैं इधर अलग से स्ट्रिंग्स बना लेता हूँ। जैसे स्ट्रिंग वन के अंदर सेव है वन, और स्ट्रिंग टू के अंदर सेव है टू, और स्ट्रिंग थ्री हमारा खाली है, एम्प्टी। अगली स्टेटमेंट थी स्ट्रिंग थ्री इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन, तो स्ट्रिंग थ्री में स्ट्रिंग वन कॉपी कर दिया था। कि कितना आसान तरीका है कॉपी करने का। strcpy करने की भी जरूरत नहीं है आपको। थ्रू हार्ड वे भी छोड़ दें, थ्रू इजी वे भी छोड़ दें, इजीएस्ट वे आ गया। अब जब कहते हैं कि मुझे S3 प्रिंट करके दिखाओ कि मैं देखूं वाकई उसमें कुछ आया है कि नहीं, तो आप आउटपुट में देख सकते हैं वाकई आ गया उसमें। फिर दो स्ट्रिंग्स को आपस में एड अप करने के लिए, यानी कॉन्कैटिनेशन के लिए, प्लस का सिंबल इस्तेमाल होता है। प्लस जब इंटीजर के साथ काम करता है तो इट मींस कि उसका मतलब है दो इंटीजर्स की वैल्यू को ऐड करना, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू को। लेकिन जब वो दो स्ट्रिंग्स के साथ काम करता है तो उसको पता है कि अब यहाँ ये मतलब नहीं, अब इसका एक नया मीनिंग मुराद है, दैट इज ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। कि दो स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक बड़ा स्ट्रिंग बना देना। तो हम यहाँ पे तीन स्ट्रिंग्स को ऐड करके S3 को असाइन कर रहे हैं, नीदर, S1 यानी वन, और नॉर। तो S3 के अंदर अब क्या हो जाएगा? नीदर, S1 के अंदर वन है और नॉर, यानी नीदर वन नॉर। तो S3 के अंदर अब आ जाएगा नीदर वन नॉर। और अगर आप कुछ मजीद उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लस इज इक्वल टू असल में अपेंड के लिए आता है। अपेंड का मतलब ऐड एट द एंड, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? S3 प्लस इज इक्वल टू S2 का मतलब हो गया S3 इज इक्वल टू S3 प्लस टू। S3 में जो पहले से है वो तो रहे, उसमें S2 ऐड होके अब दोनों मिलकर S3 को असाइन हो जाए। S3 में है नीदर वन नॉर, और S2 के अंदर है टू, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नीदर वन नॉर टू। और ये दोनों मिल के अब जो स्ट्रिंग बन गया, ये S3 को हमने असाइन कर दिया। तो अब देखें, अगली दफा हमने जब प्रिंट किया तो यही प्रिंट हो रहा है। एक और फंक्शन जो स्ट्रिंग क्लास का मेंबर फंक्शन है, जिसको हम कॉल कर सकते हैं, दैट इज स्वैप। तो S1 डॉट स्वैप X2, इसका मतलब ये है कि S2 और S1 की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएगी।
तो S2 में अब 1 सेव होगा और S1 में अब 2 सेव हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज आपस में चेंज हो चुकी है। हम उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। हम प्रिंट करना चाह रहे हैं S1, इट मीन पहले प्रिंट होगा 2, फिर एक और स्ट्रिंग प्रिंट करना चाह रहे हैं NOR, और फिर S2 मीन्स 1, तो 2 NOR 1, दैट्स इट। उम्मीद है ये तीनों आउटपुट आपको समझ में आ गए होंगे। असल में इसमें जो सीखने की चीज थी वो ये थी कि किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को बनाया कैसे जाता है, उसको उसके वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या इज इक्वल टू के जरिए इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, कॉपी करना या असाइन करना किस तरीके से होता है, स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कैसे किया जाएगा, एक स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग को अपेंड कैसे किया जाएगा, दो स्ट्रिंग्स को आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो इस एक्सरसाइज का मकसद थी हमारी। तो आई होप इट्स क्लियर, आसान चीज़ है। तीसरी चीज़ के अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं। तो भाई यूज़र से हम उसी तरीके से इनपुट ले सकते हैं जैसे हम सी इन सी आउट से लेते थे, और प्रिंट अभी हम देख कर आए हैं कि सी आउट से ही होता है, तो दैट इज सिंपल, मुश्किल नहीं है। फिर भी एक एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं। हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं फुल नेम, एक स्ट्रिंग निक नेम और एक एड्रेस, ये तीनों स्ट्रिंग एम्प्टी है इस वक्त। जबकि आप चौथा स्ट्रिंग ले रहे हैं ग्रीटिंग्स के नाम से, जिसमें आपने हेलो से उसको इनिशियलाइज किया। फिर अब यूजर से पूछ रहे हैं एंटर योर नेम, एंटर योर फुल नेम, और चूंकि हमने फुल नेम रीड करना है तो हमारे पास उसके कई मेथड्स हैं, जिनमें एक गेट लाइन मेथड भी। तो गेट लाइन, सी इन और फुल नेम, जो वेरिएबल का नाम है। अब ये होगा कि वो स्पेसिस भी होंगी तो उनको एक्सेप्ट करेगा, तो मैं अपना पूरा नाम लिख सकता हूँ इसमें, सुलेमान अहमद नाज शेख विद स्पेसिस। और फिर अगर मैं उसको आउटपुट करना चाहूँ तो सिंपल सी आउट स्टेटमेंट से मैं आउटपुट कर सकता हूँ उसको, योर फुल नेम इज, और फिर जो भी वेरिएबल मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरा नाम दोबारा प्रिंट हो जाएगा। दोबारा से एक मैंने मैसेज दिया एंटर योर निक नेम, और अब चूंकि निक नेम अमूमन एक सिंगल नेम होता है तो उसमें स्पेसिस अमूमन नहीं होती, इसलिए हमने उस जगह सी एन इस्तेमाल किया। हाँ, अगर आप कहते हैं किसी का यूजर ने किसी का जो निक नेम है ये काफी लंबा चौड़ा है, या निक नेम उसका ऐसा है जिसमें स्पेसिस है, तो फिर आप दोबारा से गेट लाइन फंक्शन को इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ तक की कहानी हो गई। फिर ग्रीटिंग्स वेरिएबल में देखें क्या सेव है, हेलो, और प्लस इज इक्वल टू आता है अपेंड के लिए, तो हम हेलो के साथ कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। क्या जोड़ना चाह रहे हैं, निक नेम। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरा नाम जो निक नेम है ये गुलफाम है, तो हेलो के साथ गुलफाम जुड़ जाएगा, और बाद में मैं उसको प्रिंट कर दूंगा तो मुझे हेलो गुलफाम जो है वो स्क्रीन पे दिखेगा। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग यहाँ भी हो सकते हैं उसी मेथड से, उसी जैसे मेथड से एक्चुअली। एंटर योर एड्रेस ऑन सेपरेट लाइंस एंड टर्मिनेट इट विद एनी सिंबल यू वांट। सपोज हमने यहाँ पे डॉलर साइन कहा है, हमने पिछले एग्जांपल में हैश कहा था, अब यहाँ भी हैश लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। गेट लाइन, सी इन, एड्रेस, और फिर आपने वो आर्गुमेंट दे दिया। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी लाइन रीड करो, लेकिन याद रखना वो लाइन जो स्टैंडर्ड इनपुट है स्ट्रीम वहीं से रीड होगी, इस वेरिएबल के अंदर उसको सेव करना है, और तब तक सेव करना है जब तक यूजर डॉलर साइन प्रेस ना कर दे। तो इट रीड मल्टीपल लाइंस टिल डॉलर साइन, भी इंटर को इग्नोर करेगा, और एट द एंड आप उसको प्रिंट कर देंगे। आउटपुट इसका मेरे ख्याल में बहुत वाज़ेह है। पहले उसने मुझसे फुल नेम मांगा, मैंने अपना मुकम्मल नाम दिया, इसमें स्पेसिस अलाउ होती हैं। उसने मुझे नाम प्रिंट भी करके दिया। फिर उसने मुझसे निक नेम मांगा, मैंने जानबूझकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए निक नेम में भी स्पेस दिया। मुझे पता है कि सी इन जब मैं करूंगा तो सी इन स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उसने देखिए सिर्फ गुलफाम को वेरिएबल में सेव किया है निक नेम में। तो जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो हेलो गुलफाम प्रिंट हो रहा है, हेलो गुलफाम खान प्रिंट नहीं हो रहा। ये खान अभी भी इनपुट बफर में मौजूद है। लास्ट में था एंटर योर एड्रेस ऑन सेपरेट लाइंस एंड टर्मिनेटेड विद डॉलर साइन। तो मैंने लिखा हाउस नंबर फला, केडीए फला फला फला, तो ये मेरा 3 लाइंस के ऊपर एड्रेस था। मैंने एड्रेस सिर्फ इतना दिया है, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे इस एड्रेस के साथ खान भी प्रिंट हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि ये इनपुट बफर में मौजूद था, और चूंकि ये इनपुट बफर में मौजूद था तो ये भी असाइन हो गया है मेरे एड्रेस के अंदर अंदर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फ्लश फंक्शन या
सिंक फंक्शन या इग्नोर फंक्शन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये बातें हम पहले सीख चुके हैं, तो आप उनको जो है उस नॉलेज को यहाँ पे मिक्सअप कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर एक बड़े अच्छे फंक्शन मौजूद हैं स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए। जैसे ये एक पोम है इंग्लिश की, जिसके अंदर चाइना के किसी रूलर ने कोई महल बनाने का हुक्म दिया था। बहरहाल हमें भी इसकी जो है वो उसमें नहीं जा रहे इसके लिटरेचर में, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ नहीं रहे। बहरहाल एक शहर का नाम था ज़ेनेडू, और उसके अंदर कुबला खान ने कोई महल बनाने का हुक्म दिया था अपने प्लेयर के लिए, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक पूरा स्ट्रिंग है जिसको हमने s1 वेरिएबल में सेव किया हुआ है। अब इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर देखें, ये एक्सरसाइज तब बहुत कीमती हो जाती है जब आप कोई फाइल यूजर से रीड करते हो या कोई टेक्स्ट फाइल रीड करते हो हार्ड डिस्क से, और उस फाइल के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो अब आपको फाइंड का फंक्शन बहुत हेल्प करेगा, और भी फंक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने कहा इस s1 वेरिएबल के अंदर फाइंड करें KUBLA, कुबला खान का नेम, कि ये कहाँ पे है, और जिस इंडेक्स पे होगा वो इंडेक्स n में सेव कर देना। अब हम खुद देखें किस इंडेक्स के ऊपर है। इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 पे स्पेस है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 पे ये हमारा नाम शुरू है जिसको हम सर्च कर रहे थे। तो n के अंदर 14 सेव हो जाएगा, और हम कह रहे हैं फाउंड कुबला एट जो भी लोकेशन थी, तो हमें देखिए आउटपुट मिल गया कि 14th इंडेक्स के ऊपर ये मौजूद है, क्योंकि है तो ये एक एरे ही है ना अपने बैकएंड पे। अच्छा, फाइंड फंक्शन याद रखिएगा, अगर उसको कोई चीज नहीं मिलती है पूरे स्ट्रिंग में, तो उस वक्त में वो -1 रिटर्न करता है, एंड -1 विल मीन फेलियर टू फाइंड, कि वो इसमें है ही नहीं। तो आप वो कंडीशन लगा के मैसेज वगैरह कोई प्रिंट कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। इसके अलावा और फंक्शन भी है फाइंड के अलावा, फाइंड फर्स्ट ऑफ फंक्शन भी है। फाइंड फर्स्ट ऑफ, और चूंकि फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर होता है जिसमें स्पेस नहीं होता, तो आप वो क्या लगाना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये फंक्शन का भी काम यही है कि s1 में फाइंड करेगा, और जिस इंडेक्स पे वैल्यू मिलेगी उसको n में सेव कर देगा, अगर नहीं मिलेगी तो -1 सेव कर लेगा, दैट्स इट। लेकिन क्या क्या सर्च करेगा, जो हमने इसको आर्गुमेंट के तौर पे दिया है, ये SPDE नहीं सर्च करेगा। फाइंड फर्स्ट ऑफ SPDE, कि SPD या E में से जो भी पहले आ रहा है आप उसको सर्च कर लीजिए। तो हम देखें S P D और E में सबसे पहले स्ट्रिंग में आ रहा है D, जो कि 4th 5th 6th 7th लोकेशन पे है, तो इसलिए अब n में 7 सेव हो जाएगा और वही प्रिंट हो जाएगा। तो SPD या E में से भाई अब इसमें ये एक्टिविटी हो सकती है कि भाई पहला वॉवल कहाँ पे आ रहा है, तो आप लिख दो फाइंड फर्स्ट ऑफ, फिर डबल कोट्स में AEIOU लिख दो, ताकि इस पूरे स्ट्रिंग में जहाँ पहला वॉवल आ रहा है आप उसको सर्च कर दो। और अब चारों नहीं, वॉवल नहीं, पहला कॉन्सोनेंट मुझे देखना है कहाँ पर है। तो मजे की बात, उसका फंक्शन मौजूद है फाइंड फर्स्ट नॉट ऑफ, इसको बिल्कुल उलट, कि इनके अलावा जो भी अल्फाबेट है उसको देख लो वो कहाँ पे आ रहा है। तो AEIOU स्मॉल और कैपिटल दोनों इसलिए दे दिए कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं। तो इन यानी वॉवल्स के अलावा चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, कोई भी चीज यानी कोई भी कॉन्सोनेंट जो पहला मिला है आपको वो कहाँ मिला है, तो वो मिला है n, क्योंकि आई तो वॉवल है। सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट मिला है दैट इज n, विच इज एट लोकेशन 1, लोकेशन 1 नहीं सॉरी इंडेक्स 1, तो इसलिए उसको आखिर में 1 प्रिंट कर दिया। तो ये फाइंड फंक्शन बड़ा कीमती फंक्शन हो सकता है। अब इससे बड़े अच्छे अंदाज को देखिए, अब ये डिपेंड करता है आपका लॉजिक क्या है, आप कितना अच्छा लॉजिक डिजाइन कर लेते हो और कितने अच्छे तरीके से चीजों को जोड़कर, चीजें सिंपल सिंपल हैं, बस इनको कितने अच्छे तरीके से हम आपस में जोड़ेंगे। देखिए ब्लॉक्स के साथ बच्चे तो बहुत सारे खेलते हैं, कुछ बच्चे ब्लॉक्स को ऊपर नीचे रख के ऐसे तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उन्हीं ब्लॉक से अच्छे अच्छे मॉडल्स बना लेते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में वहीं से पता चलती है, ठीक है।
एक और मिसाल है, बड़ी जबरदस्त मिसाल है, इसको मैंने कमेंट्स की फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक स्ट्रिंग है S1 जिसके अंदर सेव है क्विक, सेंड फॉर काउंट ग्रेस्ट ऑन, और एक दूसरा स्ट्रिंग है लॉर्ड, तीसरा स्ट्रिंग है डोंट, डू नॉट इनफेक्ट। अब देखें यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास के बहुत से मेंबर फंक्शंस आप सीखेंगे, इरेज, रिप्लेस, इंसर्ट, अपेंड और फाइंड को इस्तेमाल करना, और रिप्लेस को इस्तेमाल करना किसी खास क्रिएटिव काम के लिए, आपस में जोड़ना, इसमें आपके लूप्स भी आ जाएंगी, आपकी कंडीशंस भी आ जाएंगी, तो आप देखेंगे कितने अच्छे अंदाज से ये काम हो जाता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई s1.erase 0,7। अब इरेज फंक्शन को दो आर्गुमेंट चाहिए। पहला ये कि किस इंडेक्स से इरेज करना स्टार्ट करे, दूसरा ये कि कितने अल्फाबेट्स इरेज करे। तो जीरो इंडेक्स यानी स्टार्ट से इरेज करना स्टार्ट करना है और 7 अल्फाबेट्स को इरेज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक रिमूव हो जाएगा और स्ट्रिंग अब आपका होगा सेंड फॉर काउंट ग्रे स्टोन, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन को तीन आर्गुमेंट चाहिए। पहला ये कि कहां से रिप्लेस करना शुरू करना है जी, इंडेक्स नंबर 9 से। तो हम देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सी से रिप्लेस करना शुरू करना है। अच्छा, कितने अल्फाबेट्स को करना है रिप्लेस? 5 को, तो COUNT, इन 5 को रिप्लेस करना है। किस से रिप्लेस करना है? दैट इज S2। S2 में क्या सेव है? लॉर्ड, लॉर्ड से। तो अब देखें अगली लाइन में इन 5 वर्ड्स की जगह लॉर्ड आ गया है और वो सेव हो गया है। ये कमेंट सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इन फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग पता चले और आपको ड्राई रन कैसे करना है ये भी पता चल जाए। आप ड्राई रन करते वक्त ये सारी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल एट द एंड एक सी आउट स्टेटमेंट है जो आपको सिर्फ ये बता रही है कि आपका रिजल्ट क्या है, लेकिन वो रिजल्ट कैसे आएगा अगर आपने एक एक लाइन को सही तौर पे नहीं देखा, तो सारी बात आपको पता नहीं चलेगा। आगे आप दोबारा रिप्लेस फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिप्लेस करो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हो, मतलब शुरू ही से रिप्लेस करना शुरू करना है। और कितने अल्फाबेट? एक अल्फाबेट को रिप्लेस करना है, मतलब एस को रिप्लेस करना है। किससे? स्मॉल एस से। तो अब देखें कैपिटल एस से स्मॉल एस में रिप्लेस हुआ, तो हो गया सेंड फॉर लॉर्ड ग्रेस्टो। नेक्स्ट इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है किस इंडेक्स से इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है। तो आपने कहा इंडेक्स नंबर 0 यानी स्टार्ट से इंसर्ट करना शुरू कर दो, क्या? S3। S3 मींस डोंट, तो शुरू ही में डोंट लग जाएगा। जैसे शुरू ही से पहले हमने इरेज किया था, अब हमने कुछ लगा दिया, तो डोंट जब लगेगा सेंड फॉर लॉर्ड ग्रेस्टोन के शुरू में, तो एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट होगा इस लाइन का क्या बनेगा? डोंट सेंड फॉर लॉर्ड ग्रेस्टोन। लास्ट में हम ये करना चाह रहे हैं कि इरेज करना चाह रहे हैं लास्ट करेक्टर को। अब देखें लास्ट करेक्टर को इरेज करना चाह रहे हैं, यानी इस डॉट को, डॉट इरेज, देखें यहाँ पे डॉट नहीं है असल में, मैंने अब लगा दिया गलती से, एक्चुअली डॉट है नहीं यहाँ। तो ये डॉट इरेज जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है? देखिए आपको स्ट्रिंग की पूरी लेंथ पता नहीं है, तो आपने कहा कि भाई स्ट्रिंग की जो भी पूरी लेंथ है ना, मिसाल के तौर पे इसमें 30 अल्फाबेट्स है /0 को छोड़ के, तो लास्ट वाला किस इंडेक्स पे होगा? इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर 30 अल्फाबेट्स हैं, स्ट्रिंग का साइज 30 है, तो 20, इसका मतलब 0 से 29 तक इंडेक्स है, तो 29th इंडेक्स पे लास्ट वाला है। तो इसलिए हमने अगर लास्ट वाले को इरेज करना है तो हमने लिखा s1 डॉट साइज -1, क्योंकि s1 डॉट साइज मींस टोटल साइज कितना है, लेकिन आखिरी इंडेक्स उससे एक कम होगा। तो मतलब यहां से इरेज करना शुरू करो, कितने अल्फाबेट? एक अल्फाबेट, तो एक अल्फाबेट यहां से इरेज करना शुरू करना था, दैट वाज एक्चुअली डॉट, तो डॉट उसने इरेज कर दिया। इस तरह अपेंड फंक्शन भी, अपेंड का मतलब होता है ऐड एट द एंड। तो आपने कहा कि जी स्ट्रिंग 1 के एंड में कुछ ऐड करना है, कितने ऐड करने हैं जी? 3 अल्फाबेट ऐड करने हैं। कौन से अल्फाबेट ऐड करने हैं जी? ये वाला अल्फाबेट ऐड करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो उसने 3 एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ऐड कर दिए। देखिए बहुत से फंक्शन आप सीख रहे हैं, साइज फंक्शन, इरेज फंक्शन, अपेंड फंक्शन, इंसर्ट, रिप्लेस और फाइंड फंक्शन हमने पहले सीख लिया। अच्छा, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि जितनी स्पेसिस हैं, जैसे डू नॉट के बाद है, सेंड के बाद है, फॉर के बाद है, लॉर्ड के बाद है, अब ये जो 5 स्पेसिस हैं इन सबको हम
स्लैश से चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे लास्ट आउटपुट में आप देख सकते हैं, अपने लास्ट आउटपुट में आप देख सकते हैं कि स्लैश से चेंज किया हुआ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पहली स्पेस फाइंड करेंगे। इंट x इज इक्वल टू s1 डॉट फाइंड अ स्पेस। देखो ये एम्प्टी जगह है, बिल्कुल एक स्पेस है ये सिंगल कोट्स के अंदर। तो उसने जब सिंगल कोट को फाइंड किया तो उसने कहा कि जी ये कौन से इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 5, तो 5 इंडेक्स पे मिल गई उसे स्पेस। अब हमने कहा कि देखो अभी तो x में 5 सेव है, x में क्या सेव है? 5। जब तक ये x आगे बढ़ता बढ़ता देखता देखता स्ट्रिंग के एंड तक ना पहुंच जाए, while x is less than s1 डॉट साइज, आप क्या करो कि आपको लोकेशन मिल गई है ना, 5 लोकेशन पे है, तो इसी 5 लोकेशन पे एक करेक्टर को रिप्लेस कर दो। वो एक करेक्टर कौन सा है? वहां पे स्पेस ही है, स्लैश से। तो पहले वाले को उसने स्लैश से चेंज कर दिया, और फिर हमने कहा कि अब दोबारा से फाइंड करो। तो जब हमने पहली दफा फाइंड कहा तो उसने हमें हमें पहले अकरेंस बताई। जब हमने दोबारा से फाइंड कहा तो याद रखिएगा ये अगली अकरेंस बताएगा। तो अगली अकरेंस इसने हमें बताई इस सेंड के बाद, क्योंकि अभी भी हम लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं, स्ट्रिंग का साइज अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो दोबारा से उसको हम रिप्लेस करेंगे, और इस तरह ये तमाम को रिप्लेस करके इस तरीके से आउटपुट निकाल दे। अब आपको आउटपुट की समझ आ रही होगी। तो इस एक आउटपुट तक पहुंचना कैसे? ऑफ कोर्स हमें एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हमें कहीं जाके बात समझ में आएगी। लेकिन ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, आसान सी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इंग्लिश टाइप है। रिप्लेस, इंसर्ट, इरेज, अपेंड, फाइंड, साइज में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो इंग्लिश का कॉमन वर्ड नहीं है। अच्छा, स्ट्रिंग्स को हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारे पास क्या है, जिस तरह हम नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन के सिंबल से, या डबल इज इक्वल टू से, इफ x इज इक्वल टू 4, इस तरीके से। तो हम इस तरह स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग्स में डबल इज इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब होगा कि अल्फाबेटिकली कौन सा, यानी डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सा पहले या बाद में। तो ये बड़ी जबरदस्त मिसाल है उसकी एक। तो एक स्ट्रिंग है नेम, कोई भी नेम, उसमें जॉर्ज सेव है, और एक और स्ट्रिंग है यूजर नेम, जो आप यूजर से ले रहे हैं। आप यूजर को कह रहे हैं कि मुझे बताना है, क्योंकि आपने उसके लिए सीन इस्तेमाल किया, और हम सीन इसलिए इस्तेमाल किया कि हम स्पेस नहीं, अगर हम स्पेस चाह रहे हैं तो आप कुछ और भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सपोज मैं अपना नाम ही लिखता हूँ, सुलेमान। फिर कंडीशन है कि इफ यूजर नेम इज इक्वल टू ए नेम, कि अगर जो नाम अभी मैंने दिया है कीबोर्ड से, वो पहले से सेव शुदा नाम के बराबर है, यानी सेम नेम है, तो सी आउट ग्रीटिंग्स जॉर्ज, क्योंकि अगर मैंने जॉर्ज दिया है तो तभी वो मुझे बोलेगा ना। और एल्स इफ यूजर नेम जो मैंने नाम दिया इज लेस देन ए नेम, यानी ये डिक्शनरी में उससे पहले आ रहा है। देखें, एस जी से बाद आता है, पहले नहीं आता। तो यूजर नेम लेस नहीं है, यूजर नेम ग्रेटर है। तो अगर अगर मिसाल के तौर पे नाम देता अली ए, तो ए जी से पहले आता है, तो ए इज लेस देन जी, तो ये मुझे कहता है यू कम बिफोर जॉर्ज। और यहाँ चूंकि मेरा नाम सुलेमान है, तो ये लास्ट वाली एल्स वाले पार्ट में जाएगा और मुझे कहेगा यू कम आफ्टर जॉर्ज। ये एक बात हो गई। फिर जिस तरह लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इस्तेमाल होता है कंपेयर के लिए, हमारे पास कंपेयर फंक्शन भी है। अब ये कंपेयर फंक्शन क्या कंपेयर कर सकता है? देखिए, कंपेयर फंक्शन ये कंपेयर करता है कि इफ n इज इक्वल टू, सॉरी, इंट n इज इक्वल टू यूजर नेम डॉट कंपेयर, ये यूजर नेम को कंपेयर करो, लेकिन इसको 5 आर्गुमेंट चाहिए। पहले 2 आर्गुमेंट तो इसी से रिलेटेड है, इस यूजर नेम से। ये यूजर नेम के स्टार्टिंग इंडेक्स से 2 अल्फाबेट्स को कंपेयर करना है, यानी मैंने सुलेमान लिखा है तो स्टार्टिंग इंडेक्स से 2 अल्फाबेट यानी एस और यू को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? ए नेम से।
उसके किस अल्फाबेट से कंपेयर करना है भाई? स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट से, यानी जी और ई से कंपेयर करना है। अब अगर हमें इस कंपेयर फंक्शन ने 0 रिटर्न किया है, तो 0 ये उस वक़्त रिटर्न करता है जब ये दोनों सेम होते हैं। अगर ये दोनों सेम होते हैं, तो ये मुझे कहता है मैचिंग हो गई। अब ये सेम नहीं है, तो यहाँ सुलेमान जॉर्ज से पहले आएगा या बाद में आएगा? अगर सुलेमान का नाम जॉर्ज से पहले आ रहा है, जो कि है नहीं, अगर ये अली होता तो पहले आता, AL पहले आता, तो उस सूरत में हमें कंपेयर फंक्शन एक नेगेटिव नंबर रिटर्न करता, और हम उसको चेक कर सकते हैं। इफ n इज लेस देन 0 तो सी आउट कम बिफोर। लेकिन इस सूरत में चूंकि एल्स वाला पार्ट चल रहा है, तो कम आफ्टर। एट द एंड एक और फंक्शन रह गया, सब स्ट्रिंग फंक्शन। एक बड़े स्ट्रिंग में से एक छोटा सा सब स्ट्रिंग अगर हम प्रिंट करना चाहें, उसको रिटर्न कराना चाहें, तो कैसे रिटर्न कराएंगे? जैसे अ नेम के अंदर जॉर्ज है और हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं सिर्फ उसके पहले 2 अल्फाबेट, तो हम कहेंगे सी आउट अ नेम डॉट सबस्ट्रिंग 02, इस पहले इंडेक्स से, यानी इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करके 2 अल्फाबेट को प्रिंट कर, तो ये मुझे एट द एंड प्रिंट कर देगा। ये एक सैंपल आउटपुट है। अब मैंने जानबूझ के 3 आउटपुट रखे हैं। एक वो मिसाल जो पहले आएगी, जैसे यहाँ पे असलम है, तो एंटर योर फर्स्ट नेम, तो सुलेमान के बजाय मैंने लिखा असलम, तो उसने मुझे कहा था कि जी यू कम बिफोर जॉर्ज। आप डिक्शनरी में असलम का नाम जॉर्ज से पहले मिलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एंड द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम मींस AS कम बिफोर GE। ये उसने रीजन बताई है जो हम लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं, द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम कम बिफोर, और ए नेम के पहले 2 अल्फाबेट्स G और E। और अगर मैं नेम जॉर्जी दे देता, ये एंटर योर फर्स्ट नेम, सॉरी ये मैंने मिसाल दी है उसकी, सुलेमान की, जो मैंने आपको पहले से बताया। जॉर्ज वाली मिसाल भी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो यू कम आफ्टर जॉर्ज, क्यों? कि बिकॉज फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम कम आफ्टर GE। और अगर मैं जॉर्ज ही दे देता तो वो कहता है जी मैच, ये वाली केस मैच कर रहा है। ग्रीटिंग जॉर्ज, द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम मैच GE। तो देखिए कितने काम के फंक्शन है। मैं आपको इस पे जो टास्क दूंगा, आप इनको अच्छी तरह पढ़ लें, 24 घंटे आपके पास इसको पढ़ने के लिए। तो मैं आपको कल या परसों एक टास्क दूंगा, उसके लिए 1-2 दिन दूंगा, तो आपको उसमें कोई क्रिएटिव काम इन्हीं फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपके लॉजिक को चैलेंज करना होगा उसमें हमें, ताकि आप कुछ उससे सीखें इंशाल्लाह ताला। लास्ट में एक 2-3 फंक्शंस और रह गए हैं। अब देखिए हमें पता है चूंकि स्ट्रिंग असल में एक एरे होती है, वो कि अभी हम उसको एक स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बैक पे तो एक एरे मौजूद है, और एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ये हमें पता है। तो यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन एक और तरीका भी मौजूद है, दैट इज एट। अच्छा पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उसको नॉर्मल मेथड से किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे हम नॉर्मल किसी भी एरे का इंडेक्स की कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने देखा जी करेक्टर एरे बनाने जा रहा हूँ। अब देखें ये C स्टाइल की एरे, करेक्टर CHAR एरे, और उसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं, और एक C++ स्टाइल की एरे है, स्ट्रिंग मतलब, तो स्ट्रिंग वर्ड। तो 2 चीजें बन गई, एक CH एरे बन गई है और एक वर्ड बन गया। मैसेज प्रिंट करता हूँ इंटर अ वर्ड, और यूजर से कहता हूँ मुझे कोई वर्ड दे दो, सी इन कर दो वर्ड में। मैंने लिखा PAK पाक, तो उसने PAK पाक सेव कर दिया वर्ड के अंदर। लेंथ फंक्शन जिस तरह साइज का फंक्शन होता है, ऐसे लेंथ का फंक्शन होता है, सेम है, एक ही मतलब है दोनों का। तो वर्ड डॉट लेंथ, तो वर्ड की लेंथ कितनी है 1 2 3, तो W लेंथ के अंदर सेव हो जाएगा 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस वर्ड को जो कि स्ट्रिंग है अपने इंडेक्स के जरिए प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि भाई 1 कैरेक्टर एट अ टाइम फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, कि आप 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे
अप टू 5 मतलब 4 तक, तो 0 1 2 3 4। और क्या करेंगे, सी आउट करेंगे इस वर्ड का इंडेक्स नंबर j, मींस इंडेक्स नंबर 0 मींस p, इंडेक्स नंबर 1 मींस a, इंडेक्स नंबर 2 मींस k, इंडेक्स नंबर 3, अब ये हमें नहीं पता क्या है, ये कुछ भी गार्बेज हो सकता है, दैट इज अ स्पेस, और इंडेक्स नंबर 4 पे एक अजीब सा इमोजी सा सिंबल है। अब देखें ये आउट ऑफ बाउंड हम गए हैं, PAK में एक्चुअली तीन ही चीजें सेफ थी, लेकिन हम इसके बाउंड को इंक्रीज किया है हमने, लेकिन उसने हमें कोई एरर नहीं दिया, किसी किस्म का एरर नहीं दिया। तो अगर हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे तो नो वार्निंग इफ आउट ऑफ बाउंड्स। फिर अगला स्टेप ये है कि हम वर्ड को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी का फंक्शन भी कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है। वर्ड डॉट कॉपी, वर्ड हम कॉपी कर रहे हैं किस में, CHARRAY में, CHARRAY में, तो PAK कॉपी हो जाएगा। लेकिन हम साथ ये बता रहे हैं कि कितने अल्फाबेट्स कॉपी करने हैं इसके, हमने कहा जी 3 अल्फाबेट्स कॉपी करने हैं। कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करने हैं, भाई शुरू से स्टार्ट करने हैं। तो उसने कहा जी ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते करते 3 अल्फाबेट्स वर्ड के मैं CHARR में कॉपी कर रहा हूँ, तो ये कॉपी फंक्शन भी हो गया। और चूंकि ये C स्टाइल की एरे है, इसके आखिर में /0 होना चाहिए, इसलिए मैं आखिर में दे रहा हूं कि ये 3 अल्फाबेट कॉपी किए, तो 0 1 2, इंडेक्स नंबर 3 जो कि चौथी प्लेस है, वहां /0 आ जाना चाहिए। वो /0 मैंने चौथी प्लेस के ऊपर लास्ट लाइन में कॉपी किया। और मैं इसको अगर प्रिंट करके देखूं तो इसमें भी PAK सेव हो चुका है, तो आई हैव नो इश्यूज विद दैट। लेकिन अगर मैं इस ब्रैकेट के बजाय एट फंक्शन इस्तेमाल करता, एट फंक्शन का काम भी यही है, या अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब एट इंडेक्स 1, एट में ब्रैकेट में 1 लिखा है, इट आल्सो मीन एट इंडेक्स 1। तो अब मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूं और दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, सेम यही प्रोग्राम देखें यहां पे आकर क्रैश हो जाता है रन टाइम पे, कि आपने पहले यूजर से वैल्यू ली, वर्ड में सी इन की, आपने दे दी PAK, ये 3 अल्फाबेट्स हैं टोटल। फिर आपने कहा 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, मैं उसको प्रिंट कर रहा हूं, लेकिन नाउ यूजिंग एट फंक्शन, तो वर्ड ब्रैकेट नहीं, वर्ड डॉट एट सम इंडेक्स। तो जैसे उसने किया PAK, तो ये 3 तो इसकी बाउंड्स में थे, लेकिन जैसे ही इसने बाकी 2 अल्फाबेट प्रिंट करने की कोशिश की, तो हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल ने तो हमें एरर नहीं दिया, गार्बेज प्रिंट किया, एट प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। इसलिए देखें इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वहीं पे प्रोग्राम खत्म हो गया और उसने लिख दिया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जबकि इससे पहले और भी कुछ काम हुआ था, लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट चली थी, तो ये एरर देता है। तो एक्सेप्शन आती है अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाए एट फंक्शन इस्तेमाल करने से, और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो किसी किस्म की वार्निंग या एक्सेप्शन नहीं आती है हमारे पास। बस ये लास्ट स्लाइड है इस टॉपिक की, इसमें कुछ और फंक्शंस के हवाले से बताया गया है कि हमारे पास कुछ और फंक्शन भी होते हैं इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर। कौन कौन से, देखो एक तो फंक्शन है साइज, जो हमने पढ़ लिया, लेंथ हमने पढ़ लिया, कैपेसिटी और मैक्स साइज और फंक्शन भी हैं कुछ जो कि इस्तेमाल होते हैं। अब इनका काम क्या है देखें, और एक और फंक्शन है रिजर्व। देखिए जब भी आप कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो मेमोरी में जगह घेरता है। आपने कहा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हाई, तो उसने क्या किया, मेमोरी के अंदर कोई जगह बना के उसके अंदर h और i और एक्सक्लेमेशन मार्क सेव कर दिया। तो ये तीन मेमोरी लोकेशन उसने आपके लिए रिजर्व कर दिए। तो अगर आप इससे पूछते हैं ना कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये आपको बताता 3, लेकिन आपने कहा नहीं इसके लिए रिजर्व कर दो 10, तो इसने 0 से 9 तक जगह आपके लिए रिजर्व कर दी, जो कि आपके काम की नहीं है, एम्प्टी है। अभी जो करंट साइज है, करंट साइज या करंट लेंथ जो है वो 3 ही है। तो जब आप प्रिंट करेंगे कि भाई इनिशियल स्ट्रिंग है मेरे पास str यानी हाई, तो स्क्रीन पे हाई ही प्रिंट होगा, HI और एक एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने उसका साइज पूछा, वो कहेगा 3,
साइज और लेंथ सेम ही है। लेंथ पूछा 3, कैपेसिटी पूछेंगे अगर आप रिजर्व करने से पहले पूछते आपको बताता 3, लेकिन आप रिजर्व करने के बाद पूछ रहे हैं तो आपको बताएगा 10, क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। एक और फंक्शन होता है मैक्सिमम साइज, कि इस कंप्यूटर के ऊपर इस रैम के ऊपर आप कितने मैक्सिमम साइज का स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, सिस्टम आपको कितना अलाउ करता है। तो ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकता है। ठीक है, मेरे पास जो आंसर है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जो मेरे पास आंसर है दैट इज 1073741820। कोई 1 करोड़ है, पता नहीं कोई 10 करोड़ है, कितने कितने करेक्टर्स का एक स्ट्रिंग में सेव कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ कॉन्कैटिनेट किया, बिकॉज प्लस इज इक्वल टू इज फॉर कॉन्कैटिनेशन। तो हाय वेलकम टू सी प्लस प्लस, तो अब जो आफ्टर मॉडिफिकेशन नया स्ट्रिंग जो प्रिंट होगा दैट इज हाय वेलकम टू सी प्लस प्लस। अब इसमें टोटल करेक्टर 19 है जो उसकी रिजर्व की हुई जगह से बढ़ गए। अब मजे की बात है कि ये बड़ा डायनेमिक है, जैसे ही आप ज्यादा अल्फाबेट उसमें ऐड करते हो ये उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो इसका करंट साइज भी अभी 19 होगा, लेंथ भी 19 और कैपेसिटी भी बढ़ के 19 हो जाएगी। इसलिए अब आपको देखो आंसर में थोड़ा फर्क आ रहा है। इनिशियली आपके पास सिर्फ हाई और एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो साइज और लेंथ 3 था, लेकिन आपने कैपेसिटी उसकी 10 रखी हुई थी, उसमें 7 स्पेसेस इस्तेमाल नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ अब सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। मैक्सिमम साइज तो सेम है, वो तो सिस्टम का है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये एक तरह से कांस्टेंट होता है तो आप अपने सिस्टम पे इसको चेक कर सकते हैं, आपके आंसर चेंज आ सकते हैं, ये चीज। अच्छा, जो टॉपिक हमने पढ़ना था पढ़ लिया अभी एक एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा चीज नहीं है एक्चुअली, आपके सिलेबस का पार्ट ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन चूंकि टाइप कन्वर्जन आप सी प्लस प्लस आप सी में पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, तो आपको पता है कि हम टाइप कैसे चेंज करते हैं। कुछ चीजें तो इम्प्लिसिटली चेंज हो जाती है, वो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे एक एक्सप्रेशन के अंदर हम लिखते हैं कि भाई 3.0 + 2, तो हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में भी कि ये 2 असल में पहले 2.0 बनता है, एक टेम्पोररी फ्लोट बनता है, उसके बाद ये ऐड होते हैं। तो ये जो कन्वर्जन हुई है ये हमने नहीं की, उसने खुद की। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होती है, ये इस रूल के तहत होती है कि लोएस्ट हमेशा हाईएस्ट की तरफ चेंज होता है। यानी अगर एक करेक्टर और एक इंटीजर वेरिएबल के दरमियान एडिशन हो रही है तो करेक्टर इंटीजर बनेगा प्रोमोट होकर, अगर इंटीजर और फ्लोट के दरमियान हो रही है तो इंटीजर फ्लोट बनेगा एक टेम्पोररी तौर पे, एक फ्लोट और लॉन्ग डबल के दरमियान हो रही है तो फ्लोट लॉन्ग डबल बनेगा। ये तो खुद से होगा, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर खुद से हैंडल करते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल हमने पिछले सेमेस्टर में भी थोड़ी, आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास एक शॉर्ट इंट है 2 बाइट्स का और एक फ्लोट है 4 बाइट्स का। तो एक्चुअली आपके पास ये दो ही चीजें हैं, एक 2 बाइट्स का शॉर्ट और एक 4 बाइट का फ्लोट, और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और एक डबल वेरिएबल में सेव किया। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हमें पता है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये है कि ये 2 बाइट का इंटीजर है और ये फ्लोट है, और ऑटोमेटिकली ये इंटीजर एक टेम्पोररी फ्लोट बनेगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगे, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन इनका आंसर एक फ्लोट की फॉर्म में किसी टेम्पोररी वेरिएबल के अंदर रहेगा, जो हम किसको असाइन कर रहे हैं, एक डबल वेरिएबल को। तो डबल वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले उसकी कन्वर्जन होगी, तो वो 8 में सेव हो जाएगा। ये हमने मेमोरी मैप पहले भी पढ़ा है, इसलिए इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस एग्जांपल को देख लें, यहाँ भी यही हो रहा है कि एक कैरेक्टर वेरिएबल है एक सिंगल बाइट का, और एक फ्लोट है, सॉरी, आप उस कैरेक्टर वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 97 जो सिंगल बाइट का है, 1 बाइट का, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, जो कि एक इंटीजर है, तो वो 4 बाइट का इंटीजर है। तो सबसे पहले ये 97 कन्वर्ट होगा 4 बाइट के इंटीजर में। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 97 × 2 का जो भी आंसर आ रहा है हमारे पास 194, दैट विल बी अनदर इंटीजर और टेम्पोररी वेरिएबल। फिर आप उसको माइनस कर रहे हो 0.5 से, एंड दिस 0.5 इज एक्चुअली अ फ्लोट, नॉट अ फ्लोट, अ डबल। ठीक है, तो ये 8 बाइट्स का है बल्कि,
4 भी नहीं, 8 बाइट्स का है 0.5। तो इस इंटीजर को पहले एक डबल बनना है 144.0, ताकि वो इसके साथ माइनस हो सके। फिर जब ये इसके साथ माइनस होगा तो इसका आंसर एक डबल की फॉर्म में आएगा, वट एवर दैट इज 143, सॉरी ये 194 था, मैंने 144 बना दिया थे, 193.5। और फिर वो किसके अंदर सेव हो रहा है, एक फ्लोट के अंदर। इसका मतलब फिर वो दोबारा से जब वो फ्लोट में जाएगा तो वो 4 बाइट्स के फ्लोट में कन्वर्ट हो गए सेव हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि 0.5 डबल है, क्योंकि अगर आप 0.5 के साथ f नहीं लगाओगे तो इट विल मीन अ डबल। अगर आप एनफोर्स करना चाहते हो कि ये फ्लोट रहे तो आप f लिखोगे। एट द एंड आप प्रिंट कर रहे हो क्या, ch में जो सेव था दैट इज 97, और EXP में जो सेव है दैट इज 193.5, और आपके पास देखिए आउटपुट आ रहा है 97 और 193.5। ये 97 एक्चुअली एक ही फॉर्म में इसलिए आ रहा है कि ये करेक्टर वेरिएबल है, जो एक्चुअली होता है इंटीजर है, लेकिन वो जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो वो उसकी आस्की वैल्यू के मुताबिक जो भी अल्फाबेट होता है उसको प्रिंट करता है, तो इसमें कोई मसला है नहीं। ठीक है। सेम इसको भी आप खुद से देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये तो थी इम्प्लिसिट कन्वर्जन, खुद से होती है, कभी कभी आपको खुद कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो अगर आपको खुद कन्वर्जन करनी है तो हमने उसका एक मेथड पढ़ा था, मैं जरा आगे चला जाता हूँ यहाँ पर सी में। सी में मेथड क्या होता है, जो सी स्टाइल है टाइप कन्वर्जन का, वो ये है कि आप देखें यहाँ पे ये डिवाइडेंड है जो कि फ्लोट है, और डिवाइजर है ये भी फ्लोट है। तो जब आप इनको आपस में इनका मॉड तलाश करना चाह रहे हो, मॉड मीन्स रिमाइंडर, तो आपको एरर मिलता है। उसकी वजह ये है कि ये जो मॉड ऑपरेटर है ये फ्लोट के ऊपर काम नहीं करता। ये जो ऑपरेटर है मोड वाला, ये फ्लोट के ऊपर काम नहीं करता, ये इंटीजर्स के ऊपर ही काम करता है। तो इसका मतलब हमें इनको वक्ती तौर पे इंटीजर बनाना पड़ेगा इन दोनों को, तभी ये हमें रिजल्ट देगा कि इनका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 4 डिवाइड बाय 9 इज 4 2 जा 8, और रिमाइंडर आएगा 1 हमारे पास। 9 और 4 का तो हमें पता है कि रिमाइंडर 1 है, लेकिन 9.0 और 4.0 का रिमाइंडर अगर हमें मालूम करना है तो दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि उस वेरिएबल से पहले ब्रैकेट में इंट लिखते हैं। ये हमारे पास सी का स्टाइल है, ये रन टाइम पे कन्वर्जन हो रही है। एक दूसरा मेथड है दैट इज फंक्शनल स्टाइल। फर्क बड़ा मामूली सा है कि ब्रैकेट इंट के इर्द गिर्द नहीं होगी, बल्कि जिस वेरिएबल को चेंज करना है उसके इर्द गिर्द होगी, ऐसे। ये दूसरा स्टाइल है, लेकिन इससे भी वही मकसद हासिल हो जाता है। सी प्लस प्लस का जो स्टाइल है यही काम करने का, दैट इज यूजिंग स्टैटिक कास्ट। ठीक है, स्टैटिक कास्ट के जरिए होगा। आपको कुछ भी चेंज करना है आप स्टैटिक कास्ट के जरिए करेंगे। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है और उनकी इंटीजर वो चाहिए, तो आप लिखेंगे स्टैटिक कास्ट, अंडरस्कोर है दरमियान में, याद रखिएगा, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर वो टाइप जिसमें आपने चेंज करना है। तो आप देखें यहाँ पर एफ डिवाइडेंड और एफ डिवाइजर दोनों फ्लोट हैं, और उनका रिजल्ट भी एक फ्लोट ही आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं मुझे उसका रिजल्ट एक इंटीजर चाहिए। तो आप वैसे तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि शुरू में इंट लिख दो, जो फंक्शनल स्टाइल है, या जो सी का स्टाइल है कि शुरू में इंट लिख दो ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद जो भी काम करना है कर दो। लेकिन सी प्लस प्लस का स्टाइल है कि आप स्टैटिक कास्ट लिखते हो और फिर एंगल ब्रैकेट्स में इंट लिखते हो, और फिर जिसको कन्वर्ट करना है वो लिखते हो, तो आपके पास आंसर आता है। अच्छा, इसकी रीजंस हैं वो जो बुक में दी हुई हैं, लेकिन चूंकि हम इस टॉपिक को डिटेल से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि 4 तरह की कास्टिंग होती है हमारे पास सी प्लस प्लस में। एक स्टैटिक कास्ट है, एक डायनेमिक कास्ट है, इसके अलावा एक री इंटरप्रेट कास्ट भी है, और एक और कास्ट भी है। तो ये 3-4 तरह के जो है ना कास्टिंग होती है हमारे पास। तो वो अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होती है, तो वो जैसे जैसे, इसलिए एक अलग से पूरा टॉपिक मैंने चारों के ऊपर अभी तक बनाया नहीं है, क्योंकि वो अभी तक आपको सिर्फ ये एक ही चीज सीखनी थी कि जो नॉर्मल कास्टिंग होती है ये किस तरीके से होती है।
तो जब जैसे-जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें आएँगी, तो इस टॉपिक में इंशाल्लाह वो डेप्थ पैदा होनी शुरू हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता आपको इंशाल्लाह ताला। बाकी एग्ज़ाम्पल्स आप खुद से देख सकते हैं। इन एग्ज़ाम्पल को आप इतनी मैथ्स तो आती है कि आप खुद से थोड़ा बहुत देख लें, तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, एक टास्क आपकी अनग्रेडेड टास्क है, आपके सिलेबस का पार्ट है लेकिन अनग्रेडेड टास्क है, कि आप चैट जीपीटी से पूछें कि भाई सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स हैं, मुझे सारी टाइप्स को अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके दो। तो आप फिर देखेंगे कि इन डेप्थ थोड़ा सा आपको स्टडी करने का मौके मिलेगा कि सी प्लस प्लस में कितनी तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। आप उस वक्त एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को देखोगे और भी चीज़ें देखोगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपको इंशाल्लाह इससे मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। जो थोड़ा सा जोक रखेंगे ना उनको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, उसकी सिर्फ स्लाइड्स अपलोड करूँगा। अच्छा, वो मैं पढ़ाऊँगा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? इस वजह से कि ये काम पीएफ में कर चुके हैं। तो यहाँ हम ऊप में पीएफ की सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए नहीं बैठे हैं भाई, ठीक है? तो उसका नाम क्या होगा? एक्सप्लोरिंग स्कोप, स्टोरेज क्लासेस एंड इनलाइन फंक्शन। देखो, हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि स्कोप और स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही होगी। ठीक है, कि स्कोप क्या होता है, आप किसी फंक्शन को कहाँ-कहाँ डिफाइन करो तो क्या मतलब होता है, ठीक है? और इसके अलावा कोई यानी किसी का स्कोप ग्लोबल है या लोकल है, फिर उसकी स्टोरेज क्लास ऑटो ऑटो है या स्टैटिक है या एक्सटर्नल है, ये काम हम पढ़ चुके हैं और निहायत डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर के अंदर। तो अब सिर्फ सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ना है, तो इस वजह से इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे और ना ही मुझे ये आपको पढ़ाना है, क्योंकि यही हमने पढ़ा हुआ है। आपने उसको सिर्फ सी प्लस प्लस को माइंड में रख के जो थोड़ी बहुत उसमें माइन्यूट सी चेंजेस हैं, उनको सिर्फ आपने देखना है, ठीक है? ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं सबके। फिर इनलाइन फंक्शन भी हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े। अब लास्ट सेमेस्टर में जो भी लेक्चर्स हैं आप उनको जो है ना रेफर कर सकते हैं, तो वहाँ आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी इनलाइन फंक्शन की, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो दैट्स इट। एक आखिरी इंफॉर्मेशन कि जितने फंक्शन हम क्लास के अंदर डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट इनलाइन ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर। आज कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, इजी टॉपिक था, क्योंकि ये आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हवाले से कुछ नहीं पढ़ा है। आज भी असल में आधे टॉपिक में तो रिवीजन ही चल रही थी। बस जो चीज़ें सी प्लस प्लस में नहीं थी वो हमने बयान कर दी, और जो कमोबेश वही चीज़ें हैं जो सी में होती हैं, मैंने उनका रिसोर्स आपको बनाकर दे दिया है। तो आप उनको स्टडी करें। कोई इशू आता है, पिछले टॉपिक्स आप अगर थोड़ा बहुत भूल गए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स अपनी पिछले सेमेस्टर के टॉपिक्स को कवर करना और उनको रिवाइज करना, रिफ्रेश करना, ये बच्चों आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है? तो टिल देन बेस्ट ऑफ लक। हमारा एक सेशन और होगा इस वीक में, और वो हमारा लाइव सेशन होगा, उसमें आना होगा आपको बच्चों को। ये तो आप सुन रहे हैं अपने मर्जी के टाइम पे, 24 घंटे के अंदर जब मर्जी सुन लें, लेकिन उसमें आपको लाइव आना होगा, ताकि मैं आप लोगों की क्यूरीज इन 2 लेक्चर्स के हवाले से जो है वो रिजॉल्व कर लूँ, ठीक है? हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, और फिर मैं उसमें एक छोटा सा क्विज भी लूंगा आपसे इंशाल्लाह, ताकि मैं देख लूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी भी है कि नहीं। देखो, हम ये काम नहीं कर सकते कि हम अभी पढ़ें और फिर हम आप लोगों को छोड़ दें कि भाई जाएं, ईद के बाद 10-15 दिन जब गुजरेंगे तो आप ये भूल के आ गए होंगे। आपको मैं साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि मिड के बाद, सॉरी, ईद के बाद अभी हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग उस वक्त में आप कैसे कर पाएंगे? वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपकी लर्निंग और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, और एट द एंड इंशाल्लाह कोई वक़्त आएगा तो आप कदर भी करेंगे और दुआएँ भी देंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए बच्चों बहुत दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाए, आप लोगों को ज़ौक़ भी दे, शौक़ भी दे पढ़ने का। आप लोग भी बच्चों अपनी दुआ में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।